लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग किया था, राइट। लास्ट क्लास में हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हो गया था। ये आपका लास्ट कंसेप्ट है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इस कंसेप्ट में सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप साथ साथ में क्लैरिफाई कर लें, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से केस स्टडीज या वैसे भी नॉर्मल क्वेश्चन आपका आता है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव समझने से पहले ये समझना जरूरी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बहुत बार स्टूडेंट को लगता है बोथ आर सेम, नोट दे आर नॉट सेम। अब मैं आपको स्टेटमेंट से इसको क्लैरिफाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड लिमिटेड wants to expand his business। ये एक लिमिटेड फर्म है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, राइट। अनदर एग्जांपल, एक्स वाई जेड लिमिटेड wants to open 25 new branches across the country। 25 new branches across the country। तो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में बात एक ही है, ये भी बिजनेस को एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो, और अगर आप 25 न्यू ब्रांचेस ओपन करोगे स्टिल यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। को एक्सपेंड ही तो कर रहे हो। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? बिजनेस को फैलाना, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में, ज्यादा से ज्यादा लोकेलिटीज में। दोनों जगह सेम बात हो रही है, बट आई वुड से ये आपका गोल है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब क्या डिफरेंस है ये समझो। यहाँ सिर्फ आपने ये कहा कि आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो। इज देयर एनी लिमिट? क्या कोई आपने न्यूमेरिकल लिमिट यहाँ पे रखी है? देयर इज नो न्यूमेरिकल लिमिट। ये जो आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं है, दिस इज नॉट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ तो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म है, बिकॉज यू आर टेलिंग कि कितनी ब्रांचेस के थ्रू आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो। तो जब आप एक क्वांटिटी मेंशन कर देते हो, जब आप न्यूमेरिकली उसको मेंशन कर देते हो कि व्हाट यू वांट टू अचीव, देन इट बिकम्स अ ऑब्जेक्टिव। और जब आप न्यूमेरिकली उस चीज को मेंशन नहीं करते हो, देन इट बिकम्स अ गोल। समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको स्टार्ट करने से पहले गोल और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो न्यूमेरिकली होता है, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है कि क्या और कितना। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो फर्म है वो प्रॉफिट को रेज करना चाहती है। अवर फर्म वांट्स टू रेज द प्रॉफिट। अवर फर्म वांट्स टू रेज प्रॉफिट बाय 20%। as soon as I told you, as soon as I told you it in quantitative terms and numerical facts, then it becomes an objective। अगर मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, then it is a goal। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, you can see that objective, first point, it specify what the organization want to achieve with available strength and opportunities। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म वांट्स टू अर्न 10%। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो गया ना, कितना परसेंट? 10%। जब कितना का आंसर आपको मिल रहा है, देन इट इज ऑब्जेक्टिव। 10% प्रॉफिट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, देन पॉइंट बी, when the goals are expressed in quantitative values they become objective। जब आप गोल्स को क्वांटिटेटिव वैल्यूज में एक्सप्रेस करते हो, देन दे बिकम ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज मैंने आपको बताया। अगर आप मेंशन नहीं करोगे उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में, देन इट बिकम्स गोल। लेकिन अगर आप उस गोल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हो, देन इट बिकम्स अ क्वांटिटेटिव, देन इट बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स में बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये भी आप पढ़ चुके हो। ऑब्जेक्टिव किस तरह का होता है? ऑब्जेक्टिव या तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, या जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा वो कैसा होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी से रिलेटेड होता है। या जो ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल होता है, इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इधर ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका वो ऑर्गेनाइजेशनल होता है, या ऑब्जेक्टिव आपका सोशल होता है, या ऑब्जेक्टिव आपका पर्सनल होता है, राइट।
बट एट लास्ट आप इस चीज से एग्री भी करोगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो प्रायोरिटी होती है वो इसी की होती है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लानिंग करता है, जो ओवरऑल जो उसकी प्लानिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को लेके ही होती है। एक बात बताओ ना, अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो क्या सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव की कोई इंपॉर्टेंस रह जाती है? क्या आप सोशल ऑब्जेक्टिव कर पाओगे? खुद के हाथ में पैसा नहीं है, क्या सोसाइटी के लिए वेलफेयर कर सकते हो? अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं आएगा, क्या मैं किसी को सैलरी दे सकता हूँ या उसी की सैलरी को इंक्रीमेंट बढ़ा सकता हूँ? समझने की कोशिश करो। तो जो मेन रेलिवेंस होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव में बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये आपको मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था। सोसाइटी ओपनिंग न्यू हॉस्पिटल, स्कूल एटसेट्रा, और इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग 10% इंक्रीमेंट इन सैलरीज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, हॉस्पिटल या स्कूल खोलने के लिए या 10% सैलरी में इंक्रीमेंट देने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि मेरे हाथ में प्रॉफिट हो। अगर मेरे हाथ में प्रॉफिट आएगा तभी मैं ये चीजें कर पाऊंगा ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। यू कैन सी दैट हाउएवर the prime focus of top level management remains on organizational objective। प्राइम फोकस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ही होता है। क्यों होता है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव। तो जब आप आंसर दोगे इस तरह की लाइन लिख के आनी है, भाई जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वही फ्यूल प्रोवाइड करता है, मीन्स वहीं से वो पावर मिलती है सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की। देन objective should be in the form of written document and required to be achieved in a given time period। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना, केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में अगर इस तरह से आ गया आपके पास, केस स्टडी में देखो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, डैश शुड बी, ऐसे डैश होगा, देन डैश शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड टू बी अचीव इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स की, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता है और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में उसको अचीव किया जाता है। गोल तो ये हो गया कि मैंने कहा कि भाई मैं अपनी लाइफ में राइज करना चाहता हूँ, मैं अपना एजुकेशनल नॉलेज को मैं राइज करना चाहता हूँ, राइट? अब क्या कोई लिमिट है इसकी? थ्रू आउट द लाइफ अगर मेरे अंदर डिजायर है, विल पावर है, थ्रू आउट द लाइफ मैं नॉलेज को अचीव करता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, इट विल बी रेस है। तो टाइम पीरियड तो कोई नहीं है ना, और ना ही मैंने चीज को रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में कहा। बट अगर मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में ये विद इन दिस ईयर जो 12th क्लास का मेरा टॉपर होगा उसकी इतनी परसेंटेज होगी ही होगी, या इतने स्टूडेंट से मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे, तो ये क्या हो गया, ये देन इट बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव। बिकॉज मैं प्रिस्क्राइब भी कर रहा हूँ क्या चाहता हूँ विद इन द दिस ईयर, में टाइम लिमिट में बता रहा हूँ और आपको डॉक्यूमेंट्स में लिख के भी दे रहा हूँ ये चीज। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव एक गोल ही होता है। अगर आप किसी गोल को एक न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो देन इट बिकम्स अ ऑब्जेक्टिव। लाइक our target is to raise the profit, then it a goal, then it is a goal, but our target is to raise the profit by 10%, then it becomes an objective because आपने गोल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया। तो फर्स्ट प्लान क्लियर हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट टू अचीव, व्हाट टू अचीव। अब नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं। अब आप ये समझो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, कैन आई से दैट किसी भी चीज को अचीव करने के लिए वी नीड स्ट्रेटेजी, यस और नो? भैया आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें 10% जो है, यू हैव डिसाइडेड कि हमें 10% जो है अपना प्रॉफिट रेज करना है, ठीक है? आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें 10% जो प्रॉफिट है उसको रेज करना है, ओके फाइन। बट अब उसको रेज करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाओगे ना। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि हाउ टू रेज द प्रॉफिट, किस तरह से हम प्रॉफिट को रेज करेंगे, दैट इज स्ट्रेटेजी, ठीक है? तो ये सेकंड टाइप होती है। तो सेकंड टाइप ऑफ प्लान इज स्ट्रेटेजी। फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान मेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भाई सिंपल सी बात है, अगर जैसे एज आई टोल्ड यू, ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट टू अचीव, कि आपको अचीव क्या करना है। ऑन द अदर हैंड स्ट्रेटेजी मीन्स
हाउ टू अचीव, तो स्ट्रैटेजी किस चीज का आंसर देती है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको अचीव कैसे करना है, उसके लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी। द स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान मेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, गेन कस्टमर ट्रस्ट, अटेन कॉम्पिटिटिव एज एंड टू कैप्चर द मार्केट पोजीशन। ये जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो किसी चीज को अचीव करने के लिए बनाते हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है कि कस्टमर का ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट समझते हो, मैंने आपको आपके साथ बहुत बार एक वर्ड यूज किया है, मार्केट शेयर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और वो कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजी। It refers to the future decisions defining the organizational direction and scope in long run. This is a very important and बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये सोचो कि लॉन्ग रन में वो ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल होगी। बट इफ यू डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग रन में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सक्सेसफुल लीड नहीं ले पाए। स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, आप ये समझो कि स्ट्रेटेजी मीन्स प्लानिंग। कैन आई से दैट स्ट्रेटेजी का मतलब प्लान आउट करना, कि कैसे आप प्लान आउट करो। बहुत बार क्या होता है, आपकी स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है और उस छोटे से टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट रन में तो वो वर्क कर जाती है, चलो यार ऐसे ही कर लेते देखा जाएगा, बस इतना ही आपने सोचा, आपने काम किया, आपका प्रॉफिट आ गया। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, जो भी ये पैसा कमाते हैं इन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट में लगाना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, पैसा डालते गए, यहाँ से इनको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, पैसा डाला फिर प्रॉफिट आ गया। मिस्टर ए ने क्या सोचा, भाई ये तो सही है, लोग ऐसे ही खामोगा इतनी मेहनत करते हैं, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, पैसा लाओ लगाओ और कमाते जाओ। कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसे कि मान लो मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बताया भाई मैं ऐसे पैसे कमाता हूँ, दोनों सेम ही पोस्ट पर जॉब करते हैं, लेकिन मिस्टर ए का जो लाइफस्टाइल है मिस्टर ए से बेटर हो गया। ऑब्वियसली फिर ह्यूमन नेचर होता है, पूछते यार आप ऐसा करते क्या हो, हम दोनों एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी भी सेम है, बट आपका लाइफस्टाइल मेरे लाइफस्टाइल से काफी बेटर है, हाउ। तो मिस्टर ए ने कहा भाई मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगा और वहां से प्रॉफिट आता जाता है, तो मेरी जो सैलरी जो वहां से मैं कमाता हूँ उसके साथ साथ यहाँ से भी कमा रहा हूँ, तो डबल इनकम आ रही है। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा भाई क्या आपने शेयर मार्केट को एनालाइज किया, क्या आपने स्टडी किया है कि किस शेयर में पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। मिस्टर ए ने कहा नहीं नहीं मैं इतना कुछ नहीं सोचता, बस मैं पैसा लगाता हूँ, प्रॉफिट आता है और मैं वहां से पैसा निकाल लेता हूँ। मिस्टर बी ने मिस्टर ए की बात सुनी और शेयर मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज किया, जहां से मिस्टर बी को ये पता चला कि शेयर मार्केट की अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो तो जो पैसा आपका आपने लगाया है, हो सकता है आज आप 10% प्रॉफिट आए, कल को हो सकता है कि सारा का सारा पैसा आपका डूब भी जाए, जो हम लोगों ने सुना भी है, बहुत केसेस में होता है। तो मिस्टर बी ने सारी चीजों को एनालाइज किया और उन्होंने पैसा नहीं लगाया। मिस्टर बी की थ्योरी क्या थी, भाई लगाऊंगा तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लाऊंगा, या तो मुझे इसकी पूरी नॉलेज हो कि कब किस टाइम किस शेयर पे पैसा लगाना है, अगर नॉलेज नहीं है तो मैं ऐसे पंगा नहीं लूंगा। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि मिस्टर ए ने, भाई एक लालच बहुत बुरी चीज होती है, हमने सुना है, मिस्टर ए के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट आने में मिस्टर ए को लालच आ गया और बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने अपने शेयर में लगा दिया और वो शेयर डूब गया। अब जो लाइफस्टाइल था जिसके बेसिस पे इतनी डींगे मारी जा रही थी, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, वो बिल्कुल ही नीचे आ गया। अब एटलीस्ट मिस्टर बी यहाँ पर, मिस्टर बी का लेवल ये है और मिस्टर ए यहाँ आके खड़े। अब फिर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा भाई आजकल क्या बात है, कल तक तो गाड़ियों में घूमते थे, बिल्कुल ही साइकिल पर आ गए, ऐसा क्या हो गया। फिर मिस्टर ए ने अपना दुखड़ा सुनाया, यार ऐसी ऐसी बात है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप हाफ स्ट्रेटेजी हाफ प्लानिंग के साथ करोगे, हो सकता है शॉर्ट रन में कुछ टाइम के लिए तो वो आपके लिए डिलीवर कर जाए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों से लेता हूँ। आपके स्कूल में पेपर हुआ, यूटी हुआ, पीरियोडिक टेस्ट हुआ, आप कुछ आपने क्या किया, सैंपल पेपर उठाया और आपने देखा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले पिछले 8 या 10 सालों में, आप वो क्वेश्चंस पढ़ के चले गए और वही सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिल गए। ऑन द अदर हैंड आपका कोई फ्रेंड है जो पूरा चैप्टर स्टडी करके गया, थ्योरेटिकली उसने पूरे चैप्टर को पढ़ा, एक एक चीज को कंसेप्चुअली स्टडी किया, सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके किए, 10 ईयर्स के पेपर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स किए, जो भी उस पेपर में से उस पेपर में 8 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन जो उस पेपर में आए वो आपके भी सारे ठीक और इसके आपके फ्रेंड के भी सारे ठीक थे, दोनों का स्कोर सेम आया। आपने अपने फ्रेंड को क्या कहा, तू ऐसे इतना टाइम खराब करता है, तेरे को पढ़ने का तरीका ही नहीं है,
सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, इसमें स्कोर आया था, ऐसे तो पूरे पूरे चैप्टर को पढ़ने में लगा रहता है। उसने कहा नहीं यार, कभी हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगता है वो ना आए। सेम यही चीज जब प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, यही हुआ कि ये जो पर्सन ए था या जो स्टूडेंट ए था, ये उसी स्ट्रेटेजी के साथ गया कि जो 10 ईयर में पेपर्स आए हुए हैं उन्हीं को क्वेश्चंस को पढ़ के गया, लेकिन वहां से पेपर में कुछ था ही नहीं। या प्री बोर्ड छोड़ो, बोर्ड एग्जाम में ऐसा बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा हो चुका है। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि जो क्वेश्चंस अगर कोई मेरे पास स्टूडेंट आता था और मैं उसको कहता था भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में क्वेश्चन ही नहीं थे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर में वही थे। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट बी था, उसकी एज उसकी जो हैबिट थी बहुत पॉजिटिव थी, वो सारी चीजें अपनी पढ़ के गया था। क्या इंपॉर्टेंट उसके लिए? इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। कुछ भी ना होने का मतलब उसके लिए सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। वो एक एक चीज करके गया था, उसको कोई दिक्कत नहीं आई, कोई इशू नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्ग रन तक अपना मार्केट शेयर एस्टेब्लिश कर पाएगी, यानी कि लॉन्ग रन तक अपने कस्टमर को अपने पास रखेगी। लाइक मान लो कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाइम टू टाइम वो अपनी उसकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। वो बार बार ये देखते हैं कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर अब क्या चाहता है, अब क्या चाहता है, वो हर बार इस चीज पे ध्यान देते हैं। ऑन द अदर एंड एक अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो चीज पे ध्यान ही नहीं देती है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस है कि एक बार हमारा प्रोडक्ट आ गया, इसकी डिमांड है, ठीक है जी, हम इसके साथ ही हम आगे आते रहेंगे। तो कुछ टाइम के बाद इसकी जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो अपने प्रोडक्ट को अपडेट नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर एंड जो कंपनी टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रही है, हर टाइम वो फोकस कर रही है कस्टमर क्या नई चीजें चाहता है, क्या इनोवेशन, क्या डायनामिक नेचर बिजनेस की दिखाई दे रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रही है, वो कंपनी आगे लीड ले जाएगी। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये इसी को सिग्निफाई करता है। It refers to the future decision defining the organization direction and scope in long run. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन में क्या स्कोप है वो स्ट्रैटेजी से ही पता चलता है। जितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगी उतना ही आपका स्कोप जो है आने वाले सालों में मार्केट में एस्टेब्लिशमेंट, कितनी मार्केट में आप सक्सेसफुल रहोगे वो डिसाइड करेगी आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रैटेजीज कैन प्रोवाइड ग्रोथ टू द बिजनेस, whereas weak strategies may put question mark on survival of business। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? स्ट्रैटेजी अगर अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप सर्वाइव भी ना कर पाओ। आपने देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा, कितने बिजनेस हम आए दिन सुनते हैं कि जो खत्म हो गए, बंद हो गए, वाइंड अप हो गए, डिसॉल्व हो गए। क्यों? स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। Managers make strategies to counter threat and adopt opportunities from changes in बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए, आपको याद होगा ना, हमने पढ़ा था एक पॉइंट बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स को, हमने ये भी स्टडी किया था कि ये थ्रेट सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आने वाले टाइम में क्या खतरा है आपके बिजनेस के लिए, आपको बताता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो आने वाले टाइम में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और आपको याद है मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको कैनन कैमरा का या कोटैक का। मैंने कहा था इनके जो छोटे छोटे कैमरा है, इनकी जो कैमरे की जो क्वालिटी है वो सेम क्वालिटी जो है आज के टाइम में मोबाइल कैमराज में आना शुरू हो गई है। तो इन छोटे कैमरों का फिर स्कोप खत्म होता जा रहा है। अब इनको सोचना होगा क्या वो नया फीचर ऐड करे जिससे कैमरे की डिमांड बढ़े, अदरवाइज आने वाले टाइम में छोटे छोटे कैमरे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। Strategies are required for various organizational activities like production, marketing, human resource, etc. Good strategy cover up all the aspects arising from such activities। तो किसी भी बिजनेस में जितने भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उन सभी को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि मार्केट में मेरा कोई नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो इसको लेके मुझे प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी, राइट। इसको लेके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी, तो इसको लेके फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी। तो किसी भी चीज के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी, हर फंक्शन के लिए बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और जितनी इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगी उतना ही आपका बिजनेस के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं आपको। फॉर एग्जांपल मार्केट स्ट्रैटेजी ऑफ कंपनी। जब कोई कंपनी मार्केट स्ट्रैटेजी बनाती है तो उसमें वो क्या क्या कंसीडर करती है कि प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। ब्रांड नेम ऐसा हो जो सभी को अट्रैक्ट करे। बहुत बार होता है ना, किसी भी चीज का ब्रांड नेम सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। पैकेजिंग किस तरह की किस जो
टाइप ऑफ पैकेजिंग का मतलब टेट्राहेड्रल शेप में करनी है, ट्रायंगुलर शेप में करनी है, सर्कुलर शेप में उसकी पैकिंग होगी, किस शेप में हमें करनी है, प्रमोशन किस तरह से करना है, प्राइस क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस, बिकॉज आपको पता है प्राइस डायरेक्टली डिमांड को इफेक्ट करता है। तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी कि जब आपका प्रोडक्ट, अगर आपका नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, तो आप ये देखोगे कि आप ही के प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी मार्केट में है उनका प्राइस क्या है। आपकी कोशिश क्या होगी कि उनसे ज्यादा हमारा प्राइस ना, क्योंकि इनिशियली हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हमें मिले, या तो हमारा मार्केट शेयर, हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा उनसे कम होगा या उनके बराबर होगा, उनसे ज्यादा हमारी रखने की कोई कोशिश नहीं होगी। हाउ द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल टू द कस्टमर, और इस प्रोडक्ट को कस्टमर को हम किस तरह से अवेलेबल करवाएंगे, ये होगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देन सिमिलरली प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हमारी क्या कोशिश होगी कि रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है वो किस तरह के, यानी कि मीन्स जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे उसका स्टैंडर्ड, एक प्रॉपर क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें यूज करना, सो दैट जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो जब आप रॉ मटेरियल चूज करोगे कि कौन सा रॉ मटेरियल हमें पिक करना है, यू विल एंश्योर दैट इसकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो, ताकि जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है एट द सेम टाइम वो भी अच्छी हो। प्रोडक्शन कॉस्ट, अच्छा रॉ मटेरियल अगर आपने बहुत महंगा ले लिया तो प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट वो महंगा हो जाएगा। भाई अगर 1000 रुपये आप ही को बनाने में प्रोडक्ट में लग गए, 1000 से कम में तो बेचोगे नहीं, 1000 से ऊपर ही बेचोगे। और मान लो आपकी कंपटीशन में जो उसी आपका सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो मार्केट में है उसका जो रेट है वो 800 और 700 है, कितना है 800 और 700, अब आप 1000 के साथ जा रहे हो तो आपके लिए दिक्कत है। तो आपको सभी चीजों को लेकर स्ट्रैटेजी बनानी है, बहुत महंगा रॉ मटेरियल भी यूज नहीं कर सकते और बहुत ही लो क्वालिटी का भी यूज नहीं करना है, तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। डेली पॉसिबल प्रोडक्शन कितनी कितनी, यानी कि पर डे में कितना हमें प्रोडक्शन करना है, इन सभी चीजों पे आप फोकस करोगे। क्वालिटी चेक प्रोसीजर, कि जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी कि जो उसकी जब भाई किसी भी चीज को मार्केट में लॉन्च करने से पहले बड़ी बड़ी कंपनीज उसका क्वालिटी चेकअप पर बहुत फोकस करती है, इसमें एक अच्छा खासा पैसा लगाया जाता है, सो दैट मार्केट में जाके कस्टमर की कंप्लेंट अगर एक बार आ गई, आपको पता है एकदम मार्केट डाउन हो जाएगी, उनको इस चीज का बहुत ज्यादा डर होता है। तो इन शॉर्ट समझ में आया आपको स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ प्लान में दो प्लान हमने स्टडी किए। फर्स्ट प्लान क्या स्टडी किया, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, लाइक वी वांट टू रेज अवर प्रॉफिट, ये गोल है। लेकिन अगर आप उस गोल में क्वांटिटेटिव टर्म्स ऐड कर देते हो, वी वांट टू रेज अवर प्रॉफिट बाय 10%, देन इट बिकम्स अ ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी गोल में जब न्यूमेरिकल टर्म्स आ जाती है, क्वांटिटेटिव टर्म्स ऐड हो जाती है, देन इट बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट टू अचीव, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। देन नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में हाउ टू अचीव, तो जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हम ज्यादा से ज्यादा, मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, उसको लेके जो आप प्लानिंग करते हो वो जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होगी, उतना ही ज्यादा आपको मार्केट शेयर मिलेगा। ये तो आपके दो प्लान्स हो गए। थर्ड प्लान आता है आपका पॉलिसी, और फोर्थ प्लान जो आता है आपका, मैं थर्ड और फोर्थ आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, वो है आपका प्रोसीजर। थर्ड प्लान क्या है आपका पॉलिसी, फोर्थ प्लान क्या है आपका प्रोसीजर। इसमें आने से पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूँ जिससे आपको इसको समझना इजी हो जाए। यस, दिस इज द टेबल। अभी तक आपने क्या समझा, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, दैट इज स्ट्रेटेजी, राइट। अब हर स्ट्रेटेजी के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा मार्केटिंग, कैन आई से दैट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, और उस पर एक मार्केटिंग एक फंक्शन है, एक स्ट्रेटेजी है। अब मार्केटिंग में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि हमें पैकिंग किस तरह की करनी है, लेबलिंग किस तरह की होगी, हमारे प्रोडक्ट की हम ब्रांडिंग किस तरह से करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करेंगे। तो ये जो मार्केटिंग के अंदर ये जो सारी बातें आप डिस्कस कर रहे हो, ये प्रोसीजर्स होते हैं।
समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ कि हर स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स क्या होते हैं? कोई भी स्ट्रेटेजी जब कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो उसको फॉलो करने के लिए कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। मैंने कहा अभी हमें मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग कहने, मार्केटिंग एक वर्ड नहीं है, मार्केटिंग में बहुत सारे स्टेप होते हैं। लाइक जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी पैकिंग किस तरह से होगी, उसकी लेबलिंग किस तरह से होगी, उसकी ब्रांड, उसका ब्रांडिंग किस तरह से करेंगे, उसका प्रमोशन किस तरह से होगा, उसका जो प्राइस होगा, द मार्केट में जो उसका प्राइस होगा, कॉस्ट होगा, वो क्या होगा। ये सारे के सारे क्या आपके ये प्रोसीजर्स हैं। ये दीज आर द सिक्वेंशियल स्टेप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब प्रोसीजर्स क्लियर हो गया आपको? ये जो भी आप इन स्टेप्स की हम बात करें, जो भी सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं इनके लिए एक पॉलिसीज होती है। समझ में आ गया? ये प्रोसीजर क्या हो गया? काइंड ऑफ एक्शन, और उस एक्शन को लेने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क दिया जाता है। उस विद इन दैट फ्रेमवर्क आप उस प्रोसीजर्स को आप बनाते हो। जैसे कि मान लो मैंने आपको कहा कि आपको प्राइस फॉर्मेशन करना है। जैसे कि आपने कहा कि मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट जाएगा इसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल, इससे इजी एग्जांपल लेता हूँ। लाइक हमें अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है। अब कहने से दैट पैकेजिंग जो है आपका प्रोसीजर है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक स्टेप है, सीक्वेंशियल स्टेप है। तो ये जो पैकेजिंग की जहां मैं बात कर रहा हूँ ये हमारा एक प्रोसीजर है। दिस इज अवर प्रोसीजर, दिस इज अवर प्रोसीजर। एट द सेम टाइम हमारी कंपनी की प्राइस पॉलिसी है। प्राइस पॉलिसी में क्या मेंशन किया गया कि जो भी हमारी पैकेजिंग होगी उसमें हम पर प्रोडक्ट 15 रुपीज से ज्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। तो ये फाइनली डेडलाइन दे दी गई है। नाउ कैन आई से दैट जब हम पैकेजिंग को लेंगे प्रोसीजर, जब हम इस पैकेजिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हमें इसी गाइडलाइंस के अंडर फॉलो करना है। पैकेजिंग में हम 15 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। मैक्सिमम गाइडलाइन जो हमें दी गई है 15 रुपीज पर प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, इससे ज्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। तो अगर मान लो हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आपको आई होप कि आपको याद हो, आपने 11th क्लास की पीएसटी में आउटसोर्स पढ़ा था। आउटसोर्स में क्या होता है, कंपनी खुद नहीं करती है, बाहर वालों से करवाती है। तो इसके लिए अलग अलग लोगों को हमने अप्रोच करना शुरू किया जो हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर सकते हैं। हमने कहा भाई हमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग करवानी है, आप बताओ कितने चार्जेस दोगे। तो हमने एक डिज़ाइन बनाया कि हमारे प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उससे वो ट्रायंगुलर शेप में होगा, इसमें इतने इतने बॉक्सेस होंगे और इस तरह से इसके रैपिंग इस तरह से होगी। सारी चीज़ें हमने उनको दिखा दी। एक ने कहा भाई आपके इस सारे डिज़ाइन के हम 25 रुपीज़ पर प्रोडक्ट हम चार्ज करेंगे। इसने कहा हम लेंगे 30 रुपीज़ पर प्रोडक्ट। इसने कहा हम चार्ज करेंगे 18 रुपीज़। और इसने कहा हम इसी पैकिंग के चार्ज करेंगे आपका 14 रुपीज़। ऑब्वियसली आप किसके साथ जाओगे, आप इसके साथ ही जाओगे ना, बिकॉज आपकी जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि 15 रुपीज़ से आगे हम जा ही नहीं सकते। तो ये सारे रिजेक्टेड हो जाएंगे। हमें जो हम चाहते हैं वो हमें मिल भी रहा है और विद इन द कॉस्ट जो हमारी पॉलिसी फॉर्मेशन बनाई गई है उसके अंदर मिल रहा है। तो पहले चार चीजें समझ में आ गई। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे गोल जिनको जब हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में रेफर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। स्ट्रेटेजी, हाउ टू अचीव। उन स्ट्रेटेजी को अचीव करने के जो सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं वो होता है प्रोसीजर। और वो जो सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं विद इन द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होते हैं उनको माइंड में रख के ये स्टेप उठाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया? यू कैन सी दैट ये जो आपका बॉक्स है यहाँ से देखो डायग्राम किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, टू बी डिजाइन विद इन फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी। जैसे मैंने आपको पैकेजिंग का एग्जांपल दिया कि 15 रुपीज से ज्यादा हम पैकेजिंग में खर्च नहीं करेंगे। तो 15 रुपीज से आगे अब आप जा ही नहीं सकते। जब कितना ही बढ़िया डिजाइन हो, अगर 15 रुपीज से ऊपर का डिजाइन है तो हम उसके लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मेशन में क्लियर है 15 रुपीज लास्ट, इससे ऊपर हमें नहीं जाना। समझ में आया प्रोसीजर और पॉलिसी? ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है चारों ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, पॉलिसी क्लियर है सबको? ओके, अब मैं आपको लेके आता हूँ पॉलिसी और प्रोसीजर में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। यू कैन सी दैट पॉलिसी,
पॉलिसी इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसका प्रिंसिपल मीन्स उसके बेसिस पर वो एक्शन होगा। लाइक आपने क्या डिसाइड किया, हमें पैकेजिंग करनी है, पर पैकेजिंग के पीछे जो प्रिंसिपल था वो क्या था कि उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है। पॉलिसी इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच गाइड्स डे टू डे डिसीजन मेकिंग। मीन्स अगर आज हमें डिसीजन लेना है कि हमें पैकेजिंग पे कितना, पैकेजिंग कॉस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए, तो वो किस बेसिस पर लिया जाएगा पॉलिसी। अब यही सेम चीज मैं प्रोसीजर में आपको लेके जाता हूँ। प्रोसीजर देखो क्या है, प्रोसीजर्स आर द सीरीज ऑफ स्टेप विच आर टू बी टेकन इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। मैंने क्या कहा, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। लाइक आपने स्ट्रेटेजी बनाई, हमें मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग के अंदर जो भी सीक्वेंशियल स्टेप्स होंगे दे आर प्रोसीजर्स। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके आगे देखो, दे आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी। जो पॉलिसी बनाई गई है उसके बेसिस पर उनको डिजाइन किया जाता है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पॉलिसी बनाई जाती है उसी के बेसिस पे प्रोसीजर्स होते हैं, सीक्वेंशियल स्टेप हम डिजाइन करते हैं। थोड़ा डिटेल में मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। Policy is a principle of action which guides day-to-day decision making. It is a general statement that guides decision making of internal matters of any problem. भाई पॉलिसी जो भी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसकी इंटरनल मैटर से रिलेटेड होती है और सिचुएशन। इट डिफाइंस द बाउंड्रीज इन विच डिसीजन कैन बी मेड। कि जो भी आप डिसीजन लोगे विद इन दैट पॉलिसी, उस पॉलिसी को माइंड में रख के आप डिसीजन लोगे। पॉलिसी से बाहर जाके आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। Policies regarding various matters are designed by taking the opinion of individuals. ऐसे नहीं कोई भी पॉलिसी जो एक अकेला मैनेजर बनाता है, पूरी एक टीम होती है, सारे बैठ के किसी भी पॉलिसी की फॉर्मेशन करते हैं। पॉलिसी एक इंडिविजुअल्स नहीं डिजाइन करता, पूरी टीम होती है, सारी चीजों को प्लस और माइनस को माइंड में रख के फिर एक पॉलिसी बनाई जाती है। Policy regarding various matters are designed by taking the opinions of individuals working in an organization. They are made from the experience and basic understanding. भाई जैसे मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, मैंने अपनी एक राय रखी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपने अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताई, सबके एक्सपीरियंस को देखा गया, रखा गया, उसके बाद फिर एक कॉमन रिजल्ट निकाला गया जिसमें सभी का जो है सेटिस्फैक्शन हो। इन दिस वे द पीपल हु कम अंडर द रेंज ऑफ सच पॉलिसी कंप्लीटली एग्री अपॉन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कुछ एग्जांपल किस तरह की पॉलिसी का एग्जांपल, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी। अभी मैंने एग्जांपल दिया प्राइसिंग पॉलिसी। ऐसे परचेजिंग पॉलिसी, रॉ मटेरियल हमें परचेज करना है, इससे ज़्यादा हम परचेज नहीं करेंगे, इस तरह से कोई भी पॉलिसी। सेल करनी है तो कितनी सेल हम एक्सपेक्ट करें, कितना हमें करना, हमारी पॉलिसी क्या कहती है। फीडबैक पॉलिसी, आपको याद है मैंने सेल पॉलिसी से एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि एक सेल्समैन जो है वो किसी भी से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेल्स पॉलिसी ये बनाई है कि कोई भी सेल्समैन हमारे प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए उसकी एडवर्टीजमेंट पर 5% से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। लाइक अगर वो जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज का सेल कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वो इस पर ₹5 ही एक्सपेंडिचर करेगा इसको एडवर्टीजमेंट पर। अगर वो 1000 रुपये का, जैसे से वो 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट में 5000 रुपीज से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर उससे ऊपर का खर्च करेगा तो उसकी सैलरी से कटेगा। तो ये क्या हो गया, सेल्स पॉलिसी होगी। अब सेल्समैन जो भी पॉलिसी बनाएगा उसके माइंड में क्या होगा कि 5000 से ज्यादा मैं खर्च कर ही नहीं सकता। तो जो भी मेरी एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी होगी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या कहीं आने जाने के लिए, या किसी भी मैं व्हीकल्स का यूज करूंगा, मुझे पता उसके लिए मुझे वहां से 5000 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो जो भी मेरी पॉलिसी होगी, जो भी मैं स्टेप उठाऊंगा वो विद इन दिस पॉलिसी उठाऊंगा कि जो भी मेरा खर्चा है वो मुझे 5000 तक की उसकी लिमिट रखनी है। मैं इसको मुझे 5000 रुपये की कॉस्ट पर सेल करना है। अगर मैं 5000 रुपये मैंने खर्च कर दिए तो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट मेरा बिकना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ये पॉलिसीज होती है। तो अगर आपको केस स्टडीज में इस तरह के वर्ड मिल जाता है, रिक्रूटमेंट, रिटायरमेंट, परचेज, सेल्स, तो आप समझ लो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पॉलिसी की बात हो रही है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर से मैंने आपको अभी बताया, स्ट्रेटेजी की फॉर्मेशन के लिए जो हम सिक्वेंशियल स्टेप उठाते हैं उसको हम प्रोसीजर्स कहते हैं। बट प्रोसीजर जो होता है विद इन द पॉलिसी, जो पॉलिसीज में जो गाइडलाइंस दी जाती है उसके अंडर ही ये सारे स्टेप बनाए जाते हैं।
Procedures are the series of steps which are to be taken in a specific situation. They are designed to execute the policy. जब भी हम कोई स्टेप बनाते हैं, राइट, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, विद इन द फ्रेमवर्क गिवन बाय द पॉलिसी, प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी, एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. इन बिजनेस प्रोसीजर्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. लाइक रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, उसकी सिलेक्शन, एम्प्लॉयज की सिलेक्शन कैसे कैसे करनी है. अब आप देखो ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपने स्टाफ को रिक्रूटमेंट करने का अलग अलग प्रोसीजर होता है. बहुत बार आपने भी सुना होगा, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत डिफिकल्ट होने का मतलब एक ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा हाई है. और अगर हाई एक्सपेक्टेशन है, अगर उनको बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज और स्किल्स वाला एम्प्लॉय चाहिए, तो उसको सैलरी भी वैसी मिलेगी. ठीक है, क्या सबकी एक जैसी स्ट्रैटेजी होती है? नहीं, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है. पर जो भी वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो जो होता है वो उनकी पॉलिसी पर बेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे स्टाफिंग. स्टाफिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं, उसका 5th और 6th स्टेप आता है आपका ट्रेनिंग. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है. बहुत जगह आपने देखा हो ट्रेनिंग जो होती है ये भी ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है, ऑफलाइन प्रोवाइड की जाती है. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग देने का भी अपना अपना प्रोसीजर होता है. बहुत ऑर्गेनाइजेशन क्या, ट्रेनिंग जो होती है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करती हैं. बहुत ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं दूसरी जगह पर भेजती हैं. सारा खर्चा वही करेंगी, पर आपको कहीं और भेजा जाएगा ताकि आप उस एनवायरनमेंट के लिए यूज टू हो. समझ में आ रहा है? तो ये पॉलिसी है कि हमारे एम्प्लॉयज आउट ऑफ द कंट्री जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, हमारे एम्प्लॉयज आउट ऑफ द स्टेट जाएंगे, या हमारे एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही प्रोवाइड की जाएंगी. तो मैंने 3 डिफरेंट पॉलिसीज की बात की है. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. देन